शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कुलियों के वेश में नजर आए। दरअसल वो सुबह दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ कुलियों से मुलाकात की। इस दौरान राहुल ने उनकी समस्याएं जानी। राहुल गांधी ने अपनी इस मुलाकात में कुलियों की ड्रेस भी पहनी, साथ ही वो सिर पर सामान भी ढोते दिखाई दिए। गणेश उत्सव के बीच मुंबई के वडाला इलाके में जीएसबी सेवा मंडल ने बप्पा को करोड़ों के आभूषणों से सजा दिया। बताया जा रहा है कि गणपति को 66 किलो सोने और 295 किलो चांदी के आभूषण पहनाए गए। ये आभूषण भक्तों की ओर से दान किए गए हैं। गणपति की ये मूर्ति 15 फीट ऊंची है। वहीं एक और खास बात ये कि यहाँ पंडाल आयोजकों ने 360 करोड़ रुपए का बीमा करवाया है, जो कि देश में पंडाल के मामले में सबसे ज्यादा है। यहाँ बप्पा के दर्शन QR कोड से होते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में साधु संत भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिमा की परिक्रमा भी की। प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ वननेस का नाम दिया गया है। दावा किया गया है कि ये दुनिया में शंकराचार्य की सबसे ऊंची प्रतिमा है। नर्मदा किनारे देश के चौथे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर शंकराचार्य की दीक्षा स्थली रही है, जहाँ उन्होंने अपने गुरु गोविंद भगवत पाद से 4 साल विद्या ग्रहण की। यूपी के औरैया में नेशनल हाईवे पर कार के बोनट पर तलवार से केक काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हालांकि फिर जैसे ही ये वीडियो पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। बताया जा रहा है कि आरोपी एक ढाबे का मालिक है। उसने अपने साथियों के साथ कार के बोनट पर रखकर ये केक काटा। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना एक बार फिर क्रिकेट के रंग में रंगे नजर आए। दरअसल यूपी के नोएडा में उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी बाइक रेसर ब्रैड बाइंडर के लिए गेंदबाजी की। ब्रैड शुक्रवार से शुरू हो रही मोटो ग्रांड प्री के लिए नोएडा पहुंचे हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर गूगल मैप से जुड़ी हुई है, जो हमारे सफर का साथी बन चुका है। इसके फायदे तो बहुत हैं, मसलन रास्तों पर भटकना नहीं पड़ता, अनजान जगहों पर भी आसानी से जाया जा सकता है। लेकिन एक मुश्किल भी है, कई बार गूगल मैप धोखा भी दे सकता है, एक ऐसे रास्ते पर ले जा सकता है जो कि सुरक्षित ना हो। अमेरिका में इसी वजह से एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद परिवार ने गूगल के खिलाफ केस दर्ज किया है। तकनीक चाहे जितनी अच्छी हो, लेकिन उस पर आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं है। मुद्दा जो कि हमारी सुरक्षा से जुड़ा है, लिहाजा इसे लेकर हॉर्न बजाना भी जरूरी है। Use the left lane to exit at junction 23. GPS signal lost. लाइफ में कभी कभी ऐसा हो जाता है, जाना होता है जापान और आदमी पहुंच जाता है चीन। लेकिन यहाँ तो कहानी ही दूसरी है। अमेरिका के हवाई में एक कार सीधे समंदर में चली गई। हुआ ये कि 2 महिलाएं कार में बैठकर सैर पर निकली थी, लेकिन गूगल GPS ने गलत रास्ता दिखाया और कार पोर्ट के अंदर चली गई। इससे पहले कि उनकी समझ में कुछ आता, उन्होंने खुद को पानी के अंदर पाया। ये तो गनीमत रही कि आसपास मौजूद लोगों ने तेजी दिखाई और महिलाओं को तुरंत पानी से निकाल लिया। लेकिन अमेरिका के ही उत्तरी कैरोलिना में रहने वाले फिलिप पैक्सन इतने भाग्यशाली नहीं थे। पिछले साल 30 सितंबर को अपनी बेटी का जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे। रास्ता अनजान होने की वजह से उन्होंने गूगल मैप की मदद ली। नेविगेशन सिस्टम ने एक ऐसा रूट सजेस्ट किया जो पुल से होकर गुजरता था, जबकि वो पुल 9 साल पहले ही आधा टूट चुका था और उसकी मरम्मत तक नहीं की गई थी। पैक्सन गाड़ी लेकर पुल पर चढ़े और 20 फीट नीचे जा गिरे। इस हादसे में उनकी मौत हो गई। अब 1 साल बाद उनके परिवार ने लापरवाही बरतने की वजह से गूगल पर केस दर्ज किया है। आरोप है कि इस हादसे से पहले कई लोगों ने गूगल मैप में इस रूट को अपडेट करने की सलाह दी थी। गूगल ने दावा भी किया था कि वो सजेशन पर काम कर रहा है, लेकिन जाहिर है इस रूट को नेविगेशन सिस्टम पर अपडेट नहीं किया गया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हुआ। मामले के सामने आने के बाद गूगल मैप और GPS सिस्टम को लेकर बहस शुरू है।
भारत में भी गाड़ी चलाते हुए ज्यादातर लोग जीपीएस सिस्टम के भरोसे ही होते हैं, लेकिन इस तकनीक पर आंख मूंद कर भरोसा करना मुश्किल में डाल सकता है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। GPS signal lost. सबसे पहले आपको बताते हैं आमतौर पर जीपीएस से कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि नजर आने वाली सड़क असल में कोई पगडंडी या खेत हो, कहीं सड़क तो हो लेकिन खराब हो या टूट गई हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दूर तक ही सड़क हो, यानी आगे जाकर सड़क खत्म हो जाए। अगर कहीं रूट बिजी बता रहा है तो मुमकिन है कि सड़क खाली हो, क्योंकि कई बार जीपीएस सड़क पर खड़ी गाड़ियों को भी बिजी रूट में शामिल कर लेता है। अंदाजा है कि देश में गाड़ी या बाइक चलाने वाले 80% लोग गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। सभी को कभी न कभी ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हाँ, कई बार मामला गंभीर हो जाता है। 3 साल पहले ही कोल्हापुर में 3 बिजनेसमैन पहाड़ से नीचे लौट रहे थे। रात का समय था और रास्ता पता नहीं था, इसलिए गूगल मैप का सहारा लिया गया। खबर के अनुसार मैप ने उन्हें कम समय में पहुंचाने वाला रास्ता दिखाया, लेकिन कार सीधे एक डैम में जाकर गिर गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई थी। खबर के अनुसार वहां जो रास्ता था उसे डैम में पानी बढ़ने की वजह से बंद कर दिया गया था, लेकिन ये बात गूगल मैप में अपडेट ही नहीं हुई। यहाँ समझने वाली बात ये है कि जीपीएस के लिए मैपिंग बेहद अहम है। अगर चप्पे चप्पे की जानकारी अपडेट नहीं होगी तो ये तकनीक 100% कारगर नहीं हो सकती। भारत जैसे देश में तो कई बार इसलिए ही गूगल मैप से धोखा होता है। ये बात भी दुरुस्त है कि अनजान जगहों पर गूगल मैप से बड़ी मदद मिलती है। सिर्फ रास्ते का ही नहीं, बल्कि पेट्रोल पंप, अस्पताल और रेस्टोरेंट का भी पता चल जाता है। लेकिन इलाका अपरिचित हो, रात का वक्त हो या मौसम खराब हो तो बेहतर है कि किसी लोकल से रास्ते की जानकारी ले ली जाए। लिटरली भाई जीपीएस की क्या प्रॉब्लम है। इस तरह सफर में खुद भी सतर्क रहें और दूसरों के लिए भी सावधानी वाला हॉर्न बजाएं। In 300 yards at the roundabout, take the second exit. ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। GPS signal lost. गूगल मैप या कहें कि जीपीएस से कई बार परेशानी क्यों होती है और इससे बचने का क्या तरीका हो सकता है, इसे लेकर हमने बात की साइबर एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल से। हम सभी लोग गूगल ऐप पर निर्भर हैं। गूगल ऐप में जो मैप अवेलेबल होता है उसी से किसी भी अनजान जगह पर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, दवाई की दुकान, अस्पताल, कुछ भी ढूंढने के लिए हम पूरी तरह से गूगल मैप पर ही निर्भर हैं। हाल ही में एक व्यक्ति गूगल मैप के सहारे चलते हुए एक ऐसे पुल पर चढ़ गया जो टूटा हुआ था और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसके बाद उसने उस पर केस भी कर दिया। गूगल ऐप एक फ्री मुफ्त सुविधा है और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में यह लिखा रहता है कि ये एक एक्सपेरिमेंटल ऐप है और इसको आप इस्तेमाल करते समय पूरी तरह से सावधान रहें और किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अगर आपको लगता है कि ये उचित नहीं है तो आप इस सुविधा को इस्तेमाल ना करें। मेरा यह मानना है कि जब भी कोई व्यक्ति गूगल ऐप यूज करे, गूगल मैप से रास्ता ढूंढे, इसका मतलब ये नहीं है कि गूगल मैप जो रास्ता दिखा रहा है उस रास्ते के ठीक होने की, पुल के बने होने की, सड़कों पर गड्ढे ना होने की गूगल मैप की ना कोई जिम्मेदारी है और ना ही गूगल मैप जिस तरह से अपनी मैपिंग करता है उसमें इतने सूक्ष्म रूप से वो सड़कों की जानकारी दे सकता है। इसलिए गूगल मैप को इस्तेमाल करते समय, रास्ते पर चलते समय अच्छी तरह उसको देख लें। कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी गई हैं। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। भारतीय विदेश मंत्रालय ने खालिस्तान समर्थकों के मसले पर एक बार फिर से कनाडा को सख्त लहजे में खरी खोटी सुनाई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि कनाडा में आतंकियों को बचाने के लिए पनाह दी जा रही है। साथ ही उन्होंने ट्रूडो सरकार से ऐसा नहीं करने को कहा और आतंकियों को भारत भेजने की मांग दोहराई। इन सब के बीच भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं फिलहाल सस्पेंड कर दी।
पंजाब में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। हर संदिग्ध पर पुलिस की कड़ी निगाह है। पुलिस के अनुसार इस मामले को लेकर केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के साथ पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया जा रहा है। इस बीच पंजाबी गायक शंकर साहनी ने कनाडा की यात्रा स्थगित कर दी। वो अपनी एल्बम के सिलसिले में अक्टूबर में कनाडा जाने वाले थे। साथ ही शंकर साहनी ने दोनों देशों के रिश्ते खराब होने के पीछे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बयान को जिम्मेदार ठहराया। हिमाचल प्रदेश में वर्ल्ड हेरिटेज कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर आखिरकार 70 दिनों बाद सोलन तक टॉय ट्रेन फिर शुरू हो गई। इस दौरान ट्रेन में बैठकर टूरिस्ट जब सोलन रेलवे स्टेशन पहुंचे तो उनका तिलक लगाकर फूलों से स्वागत हुआ। साथ ही उन्हें चॉकलेट भी दी गई। जुलाई में हुई भारी बारिश के बाद इस रेलवे ट्रैक को काफी नुकसान पहुंचा था। ऐसे में इस ट्रेन को बंद करना पड़ गया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि मुर्शिदाबाद जिले के किरीटेश्वरी गांव को केंद्र सरकार की ओर से देश का बेस्ट टूरिज्म विलेज चुना गया। ये सूची केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने तैयार की। ममता बनर्जी के अनुसार गांव ने ये सम्मान हासिल करने के लिए 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिले करीब 795 आवेदनों को पीछे छोड़ दिया। इस गाँव का बड़ा आकर्षण किरीटेश्वरी मंदिर है, जिसे 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। महाराष्ट्र के शिरडी में साईं बाबा मंदिर के गुंबद पर एक भक्त ने सोने की परत चढ़वाई। हैदराबाद के साईं भक्त बी विजय कुमार ने ये सोना दान किया। वो 2006 से अब तक समय समय पर कुछ न कुछ दान करते रहे हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांग हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला पहुंचे, जहां उन्होंने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दलाई लामा का आशीर्वाद लिया। साथ ही उन्हें सिक्किम आने का न्योता भी दिया। पाकिस्तान में चल रहे सियासी संग्राम के बीच आम चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। वहां के चुनाव आयोग का कहना है कि अगले साल जनवरी के आखिरी हफ्ते में चुनाव करवाए जाएंगे। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि महिलाओं को विधायिका में 33% आरक्षण देने वाले बिल पर बहस के बीच विपक्ष ने ओबीसी वाला दांव चला है। पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में विपक्ष ने लगातार कोटे में कोटा देने की मांग उठाई है। इस तरह जो बिल महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होने जा रहा है, उस पर आगे सियासी दंगल भी तय है, क्योंकि लोकसभा चुनाव ठीक सामने है। हमने विधायी कार्य की शुरुआत करते हुए नारी शक्ति को सही मायनों में नमन करने का काम किया है। ये आप अब करने का तो ये 31 को डाल रहे हैं, इसका मकसद क्या है? लेकिन उन पिछड़ी जाति की महिलाओं का क्या? ये आप बदलिए। ये जो लिस्ट है ये ओबीसी समाज का अपमान है। लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्यूटर से नहीं चलता था। भारत को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने दिया, यह भी हमको याद है। बहस महिलाओं को आरक्षण देने पर थी, लेकिन जात तक चली गई। मुद्दा था कि विधायिका में महिलाओं को 33% मौजूदगी सुनिश्चित हो, और बात ओबीसी तक चली गई। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, उसके जवाब में विपक्ष ने कोटे में कोटा का दांव चला है। जो मोदी जी और अमित शाह जी की नजदीक करीबी होगी, उनको बाहर से किसी बहाने में उनको एंट्री किया जाएगा। तो क्यों ना ओबीसी वालों को किया जाए। तो राहुल गांधी जो बात उठाए, बाजी भाई जवाब नहीं थे उनके पास, इसलिए तोड़ मोड़ करके एक गुमराह करने वाले जवाब दिया। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं, ये चुनावी जुमला के अलावा और कुछ नहीं। जो सेक्रेटरीज हैं वो 1992 बैच के नीचे के लोग हैं, पहले के लोग हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 2004 से 2014 तक कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे और कहां थे वो ओबीसी के सेक्रेटरी, किस क्राइटेरिया में थे? जरा हमको इसका ज्ञानवर्धन कीजिए। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्यूटर से नहीं चलता का। यूं तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो गया, पर विपक्ष ने भी पिछड़ी और दलित जातियों के लिए अलग से आरक्षण की मांग करके उसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। अब जहां बीजेपी महिलाओं के सशक्तिकरण का दावा करते हुए चुनावी मैदान में उतरेगी, वहीं विपक्ष पिछड़ों की अनदेखी का आरोप लगाएगा। यानी कोटा वाले कानून से ही बीजेपी की काट निकालने की रणनीति होगी।
तेजी से न करना चाहिए जी। हम लोग तो चाहते हैं कि जल्दी लोगों को लागू वो मिले। और दूसरी बात हम तो ये भी कहते हैं कि जैसे मिलना चाहिए साहब SC ST को, और उसी तरह से पिछड़ा अति पिछड़ा की महिलाओं को भी उसी तरह से आरक्षण मिल जाना चाहिए। और सब के लिए सीट बस रहना चाहिए, उसी के लिए जो है और उसमें मिल जाना चाहिए। तो हम लोग अपना डिमांड कर रहे हैं, तो जो भी लगे देर लगे, लेकिन जो भी महिलाओं के लिए हो गया हम लोग तो शुरू से करते हैं। जो रिजर्वेशन है वो आप सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का मामला है, और ये मुद्दे को भटकाने वाली बात है, राजनीतिकरण करने की बात है। जो पार्टीज हैं, जितने पुरुषों को वो लोग OBC में टिकट देते हैं वो सब महिलाओं को दे दे, बात खत्म। करीब 3 दशक के लंबे वक्त तक महिला आरक्षण बिल अटका रहा। इस लिहाज से ये बिल मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी है। अब सवाल है कि महिलाएं, जिन्हें साइलेंट वोटर कहा जाता है, क्या उन पर इसका असर होगा? आंकड़े बीजेपी के साथ हैं। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी को 36% महिला वोट मिले थे। अब 33% आरक्षण देकर बीजेपी इस वोट बैंक को सुरक्षित रखना चाहेगी, लेकिन यहाँ भी विपक्ष की अपनी रणनीति है। बार बार लगातार पूछा जा रहा है कि इसे तुरंत लागू क्यों नहीं किया जा रहा। कल करने का आज करो, आज करने का अब करो, और फिर तो पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? मिस्टर नड्डा, तो इसीलिए आप आज कीजिए, वी आर रेडी। वो इलीगल नहीं होता, जुडिशरी नहीं होता, कुछ नहीं। घुमा फिराकर सवाल एक ही है कि कानून लागू करने के लिए 2029 तक का इंतजार क्यों, जबकि सरकार प्रक्रिया का हवाला दे रही है, समझा रही है कि अगर अभी पास नहीं किया होता तो 2029 के बाद भी लागू नहीं होता। इसमें ये पेच फंसाया गया है कि रिजर्वेशन मिलने से पहले जनगणना होगा और जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होगा और डिलिमिटेशन के बाद ये किया जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आता, मैं अगर ऑब्जेक्टिवली भी आप देखें तो जनगणना और डिलिमिटेशन से ऐसी कौन सी बात निकल कर आएगी जिसके आधार पर रिजर्वेशन किया जाएगा? जनगणना से या डिलिमिटेशन से तो कुछ भी निकल के नहीं आना है जिस पर ये रिजर्वेशन आधारित होना चाहिए। ऐसा कौन सा पैरामीटर है? मैं अगर सरकार में हूं और मैं वायनाड को अगर रिजर्व कर दूं तो, अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं अमेठी को कर दूं तो, अगर मैं रायबरेली को कर दूं तो, ये इसके लिए 2 चीजें आवश्यक है। कालबुर्गी को कर दूं तो। एक बात तो साफ है कि महिलाओं को इस ऐतिहासिक कानून का फायदा अगले 4 या 5 साल में मिल जाएगा, पर बात ये भी है कि चंद महीनों बाद होने वाले चुनाव में बीजेपी को इसका कितना फायदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। अमेरिका में दोबारा ब्याज दरें बढ़ाने के संकेत का असर फिर भारतीय शेयर बाजार में देखने को मिला और ये दोबारा लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 571 अंक फिसलकर 66,230 पर बंद हुआ। ये गिरावट निफ्टी में भी जारी रही और ये 159 अंक लुढ़ककर 19,742 के स्तर पर आ गया। इस दौरान बैंकिंग, मेटल और कोल समेत लगभग सभी सेक्टरों के शेयरों में गिरावट रही। दिल्ली सराफा बाजार में सोने के भाव में गिरावट देखी गई। सोना 130 रुपए सस्ता हो गया और अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 60,170 रुपए हो गई। हालांकि चांदी का भाव स्थिर रहा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ये अब भी 74,500 रुपए प्रति किलो पर है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आगाज हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस ट्रेड शो का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की 5वीं से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है।
ग्रेटर नोएडा में 25 सितंबर तक चलने वाले इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में 66 देशों की 300 कंपनियां हिस्सा लेंगी। यहीं अब शुक्रवार से मोटो ग्रॉ प्री की भी शुरुआत होगी। इस दौरान 2 घंटे का यूपी इन्वेस्टर समिट भी आयोजित किया जाएगा। डीजीसीए ने एयर इंडिया के फ्लाइट सेफ्टी चीफ राजीव गुप्ता को 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया। दरअसल डीजीसीए ने 25 और 26 जुलाई को एयर इंडिया के इंटरनल ऑडिट और टेक्निकल स्टाफ की मौजूदगी की जांच की थी। इस जांच में दुर्घटना से निपटने में कुछ खामियां मिली, जिसके बाद डीजीसीए ने एयर इंडिया पर ये कार्रवाई की। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज इसी कड़ी में बात होगी 15 साल के सिदकदीप सिंह की, जिनके नाम पूरी दुनिया में सबसे लंबे बाल रखने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। जी हाँ, तो चलिए आपको मिलवाते हैं सिदकदीप सिंह से। सिर पर लंबे और घने बालों के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट लेता है तो कई तरह के हेयर ऑयल का इस्तेमाल भी किया जाता रहा है। लेकिन ग्रेटर नोएडा के सिदकदीप सिंह को तो कुदरत ने लंबे बालों का तोहफा दिया है। तस्वीरों में दिख रहे ये 15 साल के सिदकदीप सिंह हैं और इनकी पहचान है इनके लंबे बाल। सिदक के बालों की लंबाई 4 फीट 9.5 इंच है और अभी टीनेजर के रूप में लंबे बालों के लिए सिदक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। रिकॉर्ड के लिए मैंने अप्लाई किया था नवंबर 2021 में, लॉकडाउन के टाइम पे, और रिकॉर्ड मिलने के लिए काफी ज्यादा अटेम्प्ट्स लगे थे। हमें कम से कम 4 या 5 अटेम्प्ट्स लगे थे और पूरा 1 साल लग गया था। तो अराउंड नवंबर दिसंबर 2022 में हमें रिकॉर्ड मिला था। मेरी मॉम मेरी कई बार हेल्प करती है, पर जैसे हेयर वॉश वगैरह वो अब मैं खुद कर लेता हूँ। पहले में बहुत हेल्प लगती थी। और टाई वाई में अभी भी कभी कभी हेल्प जरूर पड़ जाती है। जब मैं ज्यादा नींद में होता हूँ तो मम्मी को ही बांधने पड़ते हैं। हालांकि इतने लंबे और घने बालों को संभालने में भी काफी वक्त लगता है, लेकिन सिदक के बालों का ख्याल उनकी मां खुद रखती हैं। अब तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, विश्वास भी नहीं हो रहा। लेकिन हाँ, चैलेंजिंग होता है। सुबह उठो जल्दी, बाकी बच्चे उठते हैं, नहाए और ड्रेस पहनी, कंघी मारी और स्कूल चले गए। गर्ल्स के भी छोटे ही होते हैं। मेरे दोनों बच्चों के इतने बड़े बाल हैं। सुबह सब हमें बाकी बच्चों से 1 घंटा पहले उठना पड़ता है। फिर इनके बाल कंघी करने, पटका बांधना। सिदक तो पटका भी नाप नाप के पहनता है, इधर से ऐसा, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। पूरी दुनिया में सिदक की पहचान उनके लंबे बालों से हुई है। अब सिदक का सपना है कि वो एडल्ट कैटेगरी में भी अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराएं। ग्रेटर नोएडा से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में बनाई जगह। खेल जगत की कुछ और खबरों को जानने के लिए चलिए सीधे चलते हैं खेल चक्कर। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुक्रवार से मोहाली में वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से आईएस बिंद्रा स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले 2 वनडे में केएल राहुल टीम की कमान संभालेंगे, जबकि तीसरे वनडे के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम में लौट आएंगे। मैच से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने साफ किया, इन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट रखने के मकसद से आराम दिया गया है। वहीं द्रविड़ ने सूर्य कुमार यादव को वनडे सीरीज में पूरा मौका देने की बात कही। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दरअसल मलेशिया के खिलाफ बारिश के चलते मैच रद्द हो गया, जिससे भारतीय टीम अगले दौर में पहुंच गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत की रैंकिंग मलेशिया से ऊपर है। इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट में करुण नायर ने नॉर्थम्पटनशायर क्लब की तरफ से शतक ठोका। उन्होंने सर्रे के खिलाफ ये 150 रनों की पारी खेली। ये काउंटी में उनका पहला शतक है। करुण नायर की इस पारी की बदौलत नॉर्थम्पटनशायर की टीम ने पहली पारी में 357 रन बनाए। एशियन गेम्स में भारतीय फुटबॉल टीम ने अपने दूसरे मैच में बांग्लादेश को 1-0 से हरा दिया। ये एकमात्र विजयी गोल सुनील छेत्री ने किया। अब रविवार को भारत का मुकाबला म्यांमार से होगा। दक्षिण अफ्रीका की वर्ल्ड कप टीम के 15 सदस्यों का ऐलान कर दिया गया है। इसमें तेज गेंदबाज एंड्रिक नोरकिया और सिसांडा मगाला को जगह नहीं मिली। ये दोनों ही खिलाड़ी घायल हैं।
टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल के लिए राहत भरी खबर आई। दिल्ली लॉन टेनिस एसोसिएशन ने उन्हें 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया, जबकि पेप्सिको ने भी उन्हें 3 साल के लिए मदद देने की घोषणा की। वहीं अमेरिकी कंपनी गैटोराइड ने भी नागल को अपने साथ जोड़ लिया। इससे पहले सुमित नागल ने एक इंटरव्यू में अपनी ट्रेनिंग के लिए काफी कम पैसे बचे होने की बात कही थी। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।